सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यूर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बड़ा फुल ऑफ हैपनिंग वीक था और पार्लियामान के हवाले से भी, अदालतों के हवाले से भी, और जो कुछ हुआ वो यकीनन आपके सामने है। लेकिन मुख्तसरन ये कि ज़ाहिर 27वीं आईनी तरमीम बड़ी आसानी के साथ मंजूर हो गई। उसके बाद ये सारे मराहल तय करने के बाद सदर ने उस पर फौरी तौर पे दस्तखत भी कर दिए, यानी वो बाकायदा तौर पे आइन का हिस्सा भी हो गई। उसके बाद हमने जो मेन उसमें था कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन भी गई, उनके चीफ जस्टिस और दीगर ने उनका हलफ भी उठा लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके सरबरा होंगे। उसके अलावा जिन्होंने अभी तक हलफ उठाया है जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजवी। 13 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टॉप फ्लोर पर इसकी पेशावराना काम है, उसको वो सर अंजाम देंगे। इस दौरान 3 जो है वो इस्तीफ़े हमारे सामने आए, 2 जजेस के और 1 लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जो मेंबर है मखदूम अली खान साहब, उनका इस्तीफ़ा आया 27वीं आईनी तरमीम को लेकर। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह इन्होंने इस्तीफ़े दिए और वो इस्तीफ़े उनके आज सदर मुमलिकत ने मंजूर भी कर लिए। बात यह कि लोग ये सवाल करते रहे सोशल मीडिया पे भी इधर उधर के आईनी तरमीम जो हैं वो पास हो रही हैं, 27वीं हो गई, 28वीं का भी जिक्र आ रहा है, 29वीं का भी जिक्र आ रहा है, इसमें अवाम का है, पता नहीं कहाँ है, शायद आने वाले दिनों में हो। लेकिन जो असल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनके जो फ़ज़ाइल बताए जाते हैं उनमें से एक ये भी है कि जी सुप्रीम कोर्ट्स थी वो चूँकि आइनी मामलात में, आइनी केसेस में ही फंसी रहती थी, तो अब जो आम लोग हैं उनके केसेस सुने जाएंगे और जो बैकलॉग है वो ख़त्म होगा। मेरे पास आज ये सामने कुछ चीज़ें हैं जिसमें जो ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात हैं उनकी कुछ तफसील है, वो मैं इस तरह कोई आपके सामने रख देती हूँ। जो पाकिस्तान भर की अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की जो तादाद है, लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में मजमूई तौर पर 23,62,135 मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा थे। 83% यानी 83% यानी 19,55,758 मुकदमात ज़िला सतह की अदालतों में है, जिसका ना सुप्रीम कोर्ट का कोई ताल्लुक था ना है और ज़ाहिर आईनी अदालतों का तो, जबकि 17% यानी 4,06,377 मुकदमात आला अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा हैं। फिर 5 हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की मजमूई तादाद 3,40,000 से ज़ायद है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं जिस पे ये बात हुई कि जी आम लोगों के या जो बैकलॉग है 20 लाख का, 19 लाख का, वो सुना जाएगा। वहाँ पर जो तादाद है ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की वो सिर्फ 55,000 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 14,000 से ज़ायद मुकदमात, लाहौर हाई कोर्ट में 1,70,000 से ज़ायद, सिंध हाई कोर्ट में 80,000 से ज़ायद, पेशावर हाई कोर्ट में 35,000 से ज़ायद, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 4,000 से ज़ायद मुकदमात हैं। ये है फ़िलहाल तफसील। और जो पोस्ट 27 अमेंडमेंट जो खबर है वो ये है कि अनवारुल हक जो कि कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और फैसल राठौर जो है उनको नामजद कर दिया है नया आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म। और पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला इंपॉर्टेंट दिया है, सरकारी मशीनरी को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी। यकीनन जो PTI के जो एहतजाज और धरने और रैलियाँ और ये सब होती थी और जो KP से चलती थी और इस्लामाबाद तक पहुँचती थी उसमें खोलकर रियासती मशीनरी का इस्तेमाल होता था, उसको उन्होंने अब गैर कानूनी करार दे दिया है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, गुफ्तगू करेंगे। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके टाइम का। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया इसार राना साहब आपका भी। हसन रज़ा पाशा साहब लीगल एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन रज़ा पाशा साहब, आपके भी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब, वो जो फ़ज़ाइल अच्छी बात है, असल वजह क्या बनी और क्या फ़र्क है आइनी बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और आइनी बेंच। आप बिहेव नहीं करते तो ज़रूरतें पड़ जाती हैं, और जब आप बिहेव कर रहे होते हैं तो नहीं पड़ती। और बिल्कुल ज़रूरत थी, चूँकि मिसाक़ जमहूरियत में कहा था कि हमने आइनी अदालत बनानी है। मिसाक़ जमहूरियत तो बहुत लंबा चौड़ा है, अच्छा खासा। हाँ, तो उसका एक हिस्सा आ गया, कुछ इससे पहले आ गए, कुछ चले गए। मतलब ये ज़रूरत कुछ और आएंगे देखें पॉलिटिकल के लिए, वो देखें वक्त ने तो सब कुछ नहीं आना है। कुछ सोच सकता था कि आज जो सिचुएशन है, जब अगले 10-15 साल के प्लान इमरान खान
जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद बना रहे थे, कुछ सही सोच बात सकता है। था कुछ सोच सकता कि था क्या होगा? नहीं। उससे पीछे चले जाएं, कोई सोच सकता था 2/3 की अक्सरियत का प्राइम मिनिस्टर वो उठा के बाहर निकालेंगे और फिर कोर्ट्स कभी बहाल करेंगी और कभी नहीं करेंगी। बिल्कुल सही बात। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरूमा पे चले जाएं तो वो कहती थी ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, ये चमक के फैसले करते हैं। तो हमारे यहाँ हर वक्त में यहाँ गुड टू सी यू कहने वाले भी थे, यहाँ फ़ैन फॉलोइंग वाले भी थे, हमारे पास मुकदमात ले आओ, ये वही जजेस थे। अच्छा, ये जो हम जिनके नाम ले रहे हैं कि जी ये रिज़ाइन कर गए, इनमें एक बड़ा नाम है मखदूम अली ख़ान। ये किसके मखदूम खादिम थे जब ये जनरल मुशर्रफ के साथ अटॉर्नी जनरल थे? ये जो शेर व शायर, नवाशी साहब के भी वकील नहीं थे पनामा में? मैं आपको सबके मैंने छोड़ा है पीछे किसी का नाम? नहीं कोई चीज़ का नहीं छोड़ा। एक मिनट, तो आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। मैं कह रहा हूँ जिनको आइन शेरों की सूरत में आज याद आया, अशार की सूरत में, ये जनरल मुशर्रफ के साथ अटॉर्नी जनरल थे। लिहाजा ये जो सब है ना, ये सलमान अकरम राजा आज पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये नवाज शरीफ के भी वकील थे। बिल्कुल थे। देखें, वो प्रोफेशनली कह दें आपके जी मैं उधर ड्यूटी दे रहा था, लेकिन अटॉर्नी जनरल तो प्रोफेशनली नहीं है ना, वहाँ तो तनख्वाह कम हो जाती है। हाँ, शरीफुद्दीन पीरज़ादा, अजीज़ मुंशी, इन लोगों ने ये काम दिखाया था कि जी हम प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकेंगे। वो जनरल ज़िया-उल-हक़ के साथ चल रहे थे। तो ये जो अदलिया है ये भी तो यही काम कर रही थी ना। इन्होंने आम आदमी के लिए, देखें आम आदमी के लिए हमें ख्वाब दिखाया एतजाज़ हसन ने, अदलिया होगी माँ के जैसी, और वो चीफ जस्टिस साहब, रियासत होगी, ओहो रियासत होगी। वो किसकी सरबराही में कह रहा था? मैं मतलब मंशा दे रहा हूँ ना कि वो अदलिया को कह रहा था कि अगर इफ्तिखार चौधरी होगा तो इफ्तिखार चौधरी साहब अपने घर में बैठ के अपने बेटे का बिजनेस उनके घर के एड्रेस पे हो रहा था। वो शफकत पिदरी आड़े आती थी ना कि अरसलान इफ्तिखार साहब को कभी ASP की वर्दी पहना दो। ये हमारी उमंगों वाले चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, फिर मैं पूरी अपनी ज़ात पे चला गया। और ये एतजाज़ हसन साहब अपनी मर्जी के वकील जज लगवा के, अथर मिनल्ला साहब किसके तर्जुमान थे? ये किस चैम्बर में थे? एक चीफ जस्टिस हैं, एक मिनट, एक चीफ जस्टिस बैठे हैं, 2 रिजाइन कर गए। अपनी अपनी चॉइसेस पे लोगों ने अपने चैम्बर और बार से, ये जब तक जज चिट पे आएंगे चैम्बर और बार की कहानी चलेगी, इंसाफ नहीं मिल सकता। इसार राना साहब, यही जुमला मैं आपके पास लेकर आ जाती हूँ, इसी सवाल की कंटिन्यूटी। मैं एक बात ये सोच रही थी, ठीक है मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा था, बहुत अच्छी बात है, आमिर इलियास राना साहब भी कह रहे हैं कि उस पर अमल हो गया। बात तो ये है कि अगर हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो तालियां, लेकिन अगर हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे तो फिर ज़रूरत क्या थी? और जो बताया जा रहा है कि जी आम लोगों के केसेस अब सुप्रीम कोर्ट में होंगे, उन 20 लाख में से सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ 55,000 हैं, तो फिर ज़रूरत क्या थी? मैं तो सोच रही हूँ सिर्फ खाली। और बेंचेस और कोर्ट, जी कोर्ट से बेंचेस तक का, बेंचेस से कोर्ट तक का सफ़र। अच्छा देखिए, अच्छा ये बात जो है ना, ये बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ की वो भी करनी चाहिए मुखालफत, कि जो हमारा माजी है हमारी अदलिया का, वो वाकई इसी तरह का ही रहा। एग्जैक्टली, इसमें कोई दो राय नहीं। केस को उनका ये तो एक सेकंड तक नहीं है, तो ये ख़त्म कर दें। एक पे मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो आज तक फर्द जुर्म नहीं लग सकी। को जज फ़ोन करके कहता है जी 10 साल सज़ा दिए कि 8 साल दिए, वो डिपेंड की फैसले गए, या घर बुला के बायोमेट्रिक दे देना, या किसी चीफ जस्टिस के जिस दिन हल्फ उठाना उसी दिन मियाँ साहब का आना, या मखसूस नशिस्तें वापस लेके एक जमात को दोबारा दे देना, निशान छीन लेना, केसेस सारे ख़त्म कर देना एक ख़ानदान के। वाकई ये मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि हमारा जो माजी है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। नवाज शरीफ साहब को हमेशा अदालतें उनकी हुकूमत जाती थी, बहाल कर देती थी, और बेनज़ीर की दफ़ा कहते थे कि चूँकि अब वक्त निकल गया लिहाजा कोई फ़ायदा नहीं बहाली का। तो ये बड़ा भयानक सा माजी है हमारा। और हमारे कुछ लोगों की तो आदत है कि वो जब तक जजेस को पूरी तरह अपने साथ नहीं मिला लेते। सर अगर माजी इतना भयानक है तो अब क्यों रोलर डाला हुआ है? अब तो फिर जैसा माजी था वैसा हाल है, हो सकता है मुस्तकबिल अच्छा हो जाए बिला वजह रोक। नहीं, वो कुछ जज आ गए थे ना मजा किरकिरा करने के लिए, वो मंसूर अली शाह जैसे जज, अतर मिनल्ला चले, वो भी अब चले गए ना, मजा किरकिरा करते थे ये बीच में टांग अड़ा देते थे, तो अच्छा नहीं लगता था, स्मूथ सेलिंग नहीं थी। तो स्मूथ सेलिंग ये थी कि अदलिया के इमरान खान मंसूर अली शाह को फारिग किया जाए और वहाँ पे इस तरह किया जाए कि जो जेल में बैठा हुआ है वो किसी तरह बिल्कुल एक साइड पे हो जाए। तो मेरा सवाल ये कि ये जितनी भी हो रही है इसमें अवाम को क्या मिल रहा है? नहीं अवाम को तो मैं तो हाँ, मेरा असल में सवाल यही था। बिल्कुल
हाँ, इसारा साहब मैं आपके पास दोबारा आती हूँ ज़रा। मैं जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं हसन रज़ा पाशा साहब, हसन रज़ा पाशा साहब, एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था, मुझे याद पड़ता है शायद लास्ट वीक आप ही मेरे प्रोग्राम में थे और आपने भी ये बात की थी कि जी जो बैकलॉग है बड़ा भारी किस्म का 19-20 लाख का केसेस का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व रहती है। अब उस पर से बोझ कम होगा तो आम आदमी के मसाइल सुने जाएंगे। वहाँ तो है ही टोटल 55, बाकी तो सारा है ही जो है लोअर कोर्ट्स पर। तो लोअर कोर्ट्स पे तो अभी वैसे के वैसे ही रहेगा। तो फिर मुझे असल इसकी ज़रूरत समझाने की कोशिश अगर आप कर सकें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि आपने जो डाटा दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोअर लेवल पे केसेस की पेंडेंसी ज़्यादा है, ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते बहुत रह जाती है। बिल्कुल आपने 200% दुरुस्त तज्जिया किया, डाटा भी ठीक दिया। अब जो हायरार्की है जुडिशियल सिस्टम की पाकिस्तान की, उसमें ये है कि केसेस बेताशा होते हैं, कुछ फ्रिवलेस केसेस होते हैं, कुछ सही होते हैं, और जब फर्स्ट अपील में जाते हैं तो वो सब केसेस के फैसलों को चैलेंज नहीं किया जाता। कुछ पार्टी नीचे ही मुतमईन हो जाते हैं, जहाँ उनमें सख्त नहीं होती आगे अपील करने की। जाहिर है। तो अगर 60% लोगों ने अपील फाइल की तो फिर उसका हाई कोर्ट में जाने की रेशो और कम हो जाती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना वाकई एक मुश्किल काम है। और वहाँ के वकीला की फी अफोर्ड करना वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या कोई ऐसी सिविल नेचर का अहम नोयत के मुकदमात हैं कि जो नीचे से फारूक हो के ऊपर पहुंचते हैं, तो उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट के लिए जरूरी होती है, तो वो फिर वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब जिस बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, और लाइफ आपको पता है डे एंड नाइट काउंट करके, रिमिशन काउंट करके 15 साल के बाद बंदे ने बाहर आना है। और जहाँ पे कई दफा ये देखा है कि जब कोई अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनवाई के लिए मुकर्रर होती है, तो उस वक्त ये रिपोर्ट आ चुकी थी कि ये बंदा अपनी सजा पूरी करके चला गया। तो बताएं कि वो उसके जो सजा है, वो जो उसने जेल में टाइम गुजारा है, वो किसके खाते में पड़ा, उसका जिम्मेदार कौन है? तो आप सबका और मेरा जवाब ये सिस्टम है। लेकिन वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जहाँ पर 19 लाख के करीब केसेस हैं, तो ये सब कुछ वहाँ नहीं होता। नहीं, असल तो वही होता है। वो देखिए, वो इब्तदाई है। वहाँ के 2 या 3 साल में वो केस होके ऊपर हाई कोर्ट में आ जाता है, और फिर हाई कोर्ट में 5-5, 6-6 साल जब वो पेंडिंग रहता है, और ऊपर फिर 7 साल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहता है, वो फिर आप अंदाजा लगा लें कि कितना होता होगा। इसलिए जो यहाँ पे चले ठीक है, अब आप डाटा उठा लें, अब ये भी डाटा उठा लें, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को जो सुप्रीम कोर्ट में काम करता है उसकी ड्यूटी लगाएं। वो आपको बताए कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फंक्शनल हुआ, उसके बाद जो आम आदमी के केसेस की डिस्पोजल है, उसमें कितना इजाफा हुआ होगा। 101% हुआ होगा, बिल्कुल 100% हुआ होगा। हम इसमें कमी हुई है वो आपको बताएंगे। जाहिर है, यकीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बतौर प्रैक्टिशनर सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको ये बताता हूँ कि आज से 1 साल पहले 2012-2013 की अपील जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी। आज पिछले हफ्ते का जो डाटा है 2020-2021 की अपीलें सुन रही है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। बस यही मैं सुनना चाह रही थी, तसल्ली हो गई, तशफ़ी हो गई, यही हम सुनना चाह रहे थे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आमिर इलियास राना साहब, हर चीज़ के 2-3 पहलू होते हैं ना। अब ज़रा इसके सियासी पहलू पर भी बात कर लेते हैं। जो सियासी मंजरनामा बनेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, लेकिन क्या लगता है आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ वाकई इसके बाद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी? और क्या PMLN पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल अब इनाम में कश्मीर हुकूमत भी मिल रही है, लेकिन PTI के लिए क्या मुश्किलात आने वाले दिनों में होंगी या कोई आसानियाँ होंगी? देखें, मुझे तो बिल्कुल किसी किस्म की किसी मामले में तब्दीली नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इसमें सियासी असरात कोई मुरतब नहीं होंगे? सियासत इस तरह ही चलेगी।
वकालत भी इसी तरह चलेगी और अदालत भी उसी तरह चलेगी जैसे पहले चल रही थी। बस शिफ्ट हो गया कुछ सिस्टम, पहले आईनी बेंच था, अब वो आईनी अदालत हो गई। सही है। उसके अंदर ये हुआ कि जी अब हम आपको भिजवा सकेंगे कि आपने सिर्फ इस्लामाबाद में ही बैठ के जैसे अब ये राइट टू सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास सारे है। लोग जब कहते हैं कि जो सिविल जज भी इस्लामाबाद में लगे हैं और फिर सेशन जज हो गए हैं कि भाई उनके तो वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में ईस्ट और वेस्ट हो रहा है, भाई इनको ज़रा रोटेशन पे लें। ज़ाहिर है कि जिस तरह भर्ती कर रहे हैं इनके डोमिसाइल वाले सूबों में, और इस तरह कुछ थोड़ा सा रोटेशन कराएं, क्योंकि वो एक जगह पे बैठ के अजमनी बन जाती है, लोगों की प्रॉक्सीज बहुत ज़्यादा काम करने लग सियासत जाती पे है, असरात होता है ना। जो कि इस वक्त यहाँ पे देखें, मैं आपको बताऊँ, इस्लामाबाद कभी एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से सारा चलता था और आज दर्जन भर वो जज बैठे हुए हैं। और आपने अभी डाटा बताया है कि जी को 20,000 या 14,000 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मतलब वो कहते हैं कि जी वो एक वकील हो तो भूखा मरता है, 2 वकील हो तो गांव भूखा मरता है, पटिशनें करा करा के। तो ये अब सारा ये सिस्टम हमारा है ही नहीं ठीक। मैं कह रहा हूँ जब चिट पे चलना है तो वो एक जिस केस में दिलचस्पी है वकला की, बार्स की या जज साहिबान की, वो लंबा भी चलता है, वो फ़ौरन शार्ट भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस सारे में जो मिस है ना वो आम आदमी है। इस सारी तब्दीलियों के बावजूद आप आम आदमी को जल्दी इंसाफ की कोई कहानी नहीं कर सकते अभी भी नहीं। ये देखें, नवाज शरीफ साहब को पता तब लगा जिन्होंने वो वकील किया जिसे इमरान खान ने भी किया, और उन दोनों को एक ही जज ने सजा दी। और वकील क्या हुआ कि जी बड़े महंगे हैं, ख्वाजा साहब, समझती हैं आपने? तो ये कुछ चेंज हो सकता है। इसारा राना साहब, आपकी तरफ आने से पहले जरा ख्वाजा आसिफ साहब आप क्या कह रहे थे वो भी जरा कोई सुनिएगा। इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है की गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। आज जो है इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है कि इनकी जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट में, उस पे कदगन लगाई गई। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है, ये सुप्रीम है, इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब नवाज शरीफ साहब के केसेस का हवाला दे रहे हैं इजहार राना साहब, इससे तो लगता है कि नून लीग ने भी कहीं ना कहीं अपना स्कोर सेटल कर लिया है। नहीं तो ये आपको क्यों लग रहा है? वो सर्दियां आई है तो जैसे सर्दी लगती है वैसे लग रही है आपको? ये तो बहुत पहले की बात है। ये तो आपको जब समझ नहीं आ रही कि मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ ही जब लाए थे, जब जिस दिन काजी फायज ईसा साहब ने हल्फ उठाया था, वो चीफ जस्टिस की मौजूदगी में ही नहीं आए थे जिनसे उन्हें खतरा था। तो स्कोर सेटल हुआ था तो वो आए थे ना, वो ऐसे तो नहीं आ गए थे। मियां साहब ठीक है, मैं मानता हूँ मासूम है, लेकिन इतने मासूम नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये सारी जो कानून साजी हो रही है, इससे आपको समझ नहीं आ रही कि हम शख्सियात को मजबूत कर रहे हैं। इस सिस्टम का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। राना आमिर 100% दुरुस्त कह रहा है कि गरीब आदमी को इससे क्या मिल जाएगा, मुझे बताएं। क्या हमारे केसेस प्रायोरिटी पे सुने जा सकेंगे? क्या अदालतों में हमें कोई इम्यूनिटी मिल जाएगी? क्या हमें अदालतों के अंदर वो अहमियत मिल जाएगी जो इन ताकतवर हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, कोई भी हो? ये जितनी कानून साजियां हुई या आइन साजियां हुई हैं, इससे 24 करोड़ लोगों की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? और मुझे नादिया एक बात बताएं, क्या कोई ऐसी आइन में वो तरमीम आ सकती है जिसमें ये तय कर लिया जाए कि जो हुक्मरान है वो बराह रास्त किसी बेनिफिशियरी नहीं होगा, कारोबारी? चीनी के कारखाने तुम्हारे, आटे के फैक्ट्रियां तुम्हारी। सर, यहाँ तक कि वो जो एमकेएम का था एक बिल जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बल्दियाती ये अभी बात कर रहे थे ना मिसाक़ जमहूरियत की, तो जो थर्ड टीयर की जो गवर्नमेंट है, यानी लोकल बॉडी सिस्टम जो है, उसको आइन का हिस्सा तक नहीं बनाया। वो जो एमकेएम भी ये चाह रही थी कि उसमें भी इसी तरह से इलेक्शन हो जाए। एमकेएम को मेरे ख्याल है डूब मरना चाहिए, फिर एमकेएम को डूब मरना चाहिए। इसार राना साहब चले छोड़े, एमकेएम तो एक छोटी सी मासूम सी लिमिटेड सी जमात है। जरा ये पीपल्स पार्टी जो बड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी किसी का बाप भी 18वीं तरमीम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें करे। उससे पहले कश्मीर के जो बात हो रही थी कि जी कलअदम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, फिर मामला अचानक ठंडा हो गया और अचानक आज दोबारा से पेश कर दी तहरीक अदम एतमाद और नया वज़ीर आज़म भी नामज़द कर दिया। ये इसका कोई कनेक्शन है 27 आनी तरमीम की के पास होने से, आइन का हिस्सा बनने से? क्यों किया था?
नादिया ये क्यों रोका गया था भाई? ये रात वोट दियो इथे ते उथे हुकूमत ले लो। ये पीपल्स पार्टी की असल शक्ल है। ये जी किसी का बाप भी ये नहीं कर सकता। तुम्हारे नाना ने जो आइन बनाया था उस आइन को तुम्हारे उसके नवासे ने दफन कर दिया। ऐसे ही जिस शख्स ने भुट्टो को फांसी देने में अहम किरदार अदा किया, ज़ियाउल हक ने, कल जब वो नवाज शरीफ से हाथ मिला रहा था आके, दोनों भाई, एक रूहानी भाई और एक सगा बेटा, तो तुम उसके बाद जाके रूहानी बेटे के पास जाके गालों पे वैसे ऐसे थपकियां ले रहे थे। अच्छा, और चलें। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि मैं और बिलावल भुट्टो दोनों एक हैं। मैं जरा इसकी तस्दीक चाहूंगी कि आमिर इलियास राणा साहब करें, लेकिन उससे पहले मारने वाला बिलावल भुट्टो है और कोई नहीं है। मुझे पता है कि ये जो भुट्टो बातें के अभी आइन को दफन करने वाला बिलावल भुट्टो है और कोई नहीं है। और एक जुमला मैं एक सुन ले फिर मैं नहीं सर, आप बिलावल भुट्टो जरदारी को कैसे मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? इनिशिएट तो पीएमएलएन ने किया है, उन्होंने भी साथ दे दिया। वो कहते हैं हम तो इत्तेहादी, हम कोई हुकूमत थोड़ी है। इज़हार राणा साहब, वो बात ये जो मर्जी कहें। जी मुझसे कह रही हैं, मैं वही कह रहा हूं। मैं आपको ना, आप वो आजकल एक गाना बड़ा मशहूर है, मैंने एक दो जगह कोट भी किया है कि वो तीजी वार मैनू आप लैन आ गया दो गल्ला सुना गया, ठुमक ठुमक जानी है माइये दे नाल। ये पीपल्स पार्टी वो ठुमक ठुमक जाने वाली माइये के साथ जमात रह गई है। इनके पास और करने को कुछ नहीं रहा। शर्म नहीं आती? 8 महीने की हुकूमत के लिए आपने आइन का बेड़ा गर्क कर दिया। आपका तो मुझे मुस्लिम लीग नून से कोई खुश फहमी नहीं थी। वो उनका स्टांस क्लियर है। अच्छा। जिनके चेहरे पे से डेमोक्रेसी का और डेमोक्रेटिक उसका ना नकाब उतरा है। अच्छा, मैं जरा इसकी तस्दीक कर लूं आमिर इलियास राणा साहब से, फिर आपकी तरफ आती जैसे हूं। क्या नाम है, ब्यूटी पार्लर के आमिर इलियास राणा साहब, ऐसे ही 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी तो पीपल्स पार्टी को गो हेड मिल गया कि जाएंगे कश्मीर में हुकूमत मिला लें, ये कोई तोहफे के तौर पर दी गई है? पकड़ के ये वो हुआ है सारा कुछ। इज़हार राणा साहब कह रहे हैं। देखें, बात ये है कि तोहफा है या नहीं है, अक्सरियत उनके पास थी। जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, क्या करिए? मैंने भी आपसे फिक्र सुना। नहीं, ये आमिर इलियास राणा साहब आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसमें तय था दोनों का, हुक्मरान इत्तेहाद का, कि हम पहले आईनी तरमीम करेंगे और उसके बाद हम कश्मीर पे करेंगे। तो जब ये काम तैयारी तो बड़ी पहले हो गई थी। फरियाल तालपुर साहब यहाँ पर आ गई थी, लंच तो हो गए उसके थे, बाद ये डिनर तय हो हुआ गए ना कि थे। पहले ये आईनी तरमीम ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले इसको कर लें। अच्छा। कश्मीर में देखें, उनके पास अक्सर देखें ना, उनके पास 33-34 लोग हैं। लेकिन वो कह रहे हैं 8 महीने में क्या तीर मार देंगे? देखें, अगर यहाँ 78 सालों में किसी ने तीर नहीं मारा तो हम 8 महीने में क्या करा लेंगे? मतलब हम बच्चों वाली कहानी करते हैं। इससे कोई जुड़ी हमारा चीज़ दिल नहीं करता है। है, There was हम no connection। नहीं, हमारा दिल करता है हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं कि मेरा दिल कर रहा है ना, पंजाब असम्बली तोड़ दो, केपी तोड़ दो, मेरा दिल कर रहा है। नहीं, अदम एतमाद आप जनाब वापस लेने जनरल बाजवा साहब, इनसे कहें पीडीएम से, मैं खुद तोड़ दूंगा असम्बली। हाँ, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही। मतलब ये आप किसकी बात कर रहे हैं, किन लोगों की बात कर रहे हैं? सब सियासतदान है। सिर्फ इससे बड़ा इसलिए मुझे मिसाल देनी पड़ती है। cannot make one, ये बड़ा अच्छा आर्गुमेंट होता है। राइट, मतलब हमेशा चूक से- के माजी में ऐसा होता ना, था ना, तो हम जस्टिफाई करते हैं जब आज के ये वक्त। मेरे और आपके पास इख्तियार होगा ना, तो फिर ये बात हम करते हुए बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन जब आर्गुमेंट बराए आर्गुमेंट करेंगे ना, तो फिर वही है, 2018 के इलेक्शन को धांधली दादा नहीं मानना, 24 में तो पक्का है जी। अब 2 गलत को एक गलत नहीं मानता भाई, कोई भी नहीं मानता। हम तो कहते हैं 2018 में भी गलत हुआ, 2024 में भी गलत हुआ। आपको जब भी लाए इस तरह लाए तो भेज भी दिया। अब आप किस तरह बात करेंगे कि मेरा इलेक्शन तो शफाफ है? एक मिनट, इनको भी मेरा भेजेंगे। इलेक्शन तो बहुत शफाफ है। इनको भी एक मिनट, भेजेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा इलेक्शन तो शफाफ हुआ है, मुझे तो मिली है जिस तरह चैनलों के ऊपर बैठ के एक बाकायदा प्लानिंग के तहत रेटिंग दिखाई गई कि जी इतने परसेंट है, 17 का राग लाप रहे हैं। ओ भाई, नवाज शरीफ का हल्का खुलवा देते, मानसेरे का इतना जोर था ना, वहां से आपका बंदा जीता था। आप क्यों स्टे लेने आगे, जहां 1,60,000 आपने हरिपुर में सीट जीती, उमर अयूब स्टे। एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। स्टे लेने के लिए मैं तो बिल्कुल अलग नहीं, वो आपका आर्गुमेंट सेम उधर ही जा रहा है कि 2 रॉन्ग जो है ना, नहीं गलत सर, मैं कश्मीर की बात कर रही नहीं, हूं। जब आप जस्टिफिकेशन देती है ना कि अगर उस वक्त गलत हुआ था तो आज गलत हो रहा था, हम इसको कैसे ठीक कह दें? भाई, इस मुल्क में हमेशा इस तरह ही हुआ है। तो हमेशा इसी तरह होगा, या वो जो मिसाक जमहूरियत की बात चूंकि हमेशा इसी तरह हुआ, तो आगे अब भी भी इसी यूं ही तरह होगा जब तक वो जो मिसाक जमहूरियत की एक बात आपने नहीं बोली, मैं बोलता हूँ, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जिसमें जो अफ्रीका में हुआ था ना, पहले आपको सच बोलना है। ये नहीं है कि जी बस माफी दे दो, आपने बताना है मैंने कितने गंदे कपड़े धोए हैं, बिल्कुल सही, फिर माफी की बात होगी। यहाँ सबको आना पड़ेगा कि आपको 11 में इलेक्शन जलसा लाहौर में किसने करा के दिया था,
किस किस कंपनी ने, किस किस मीडिया और उसको कब से शुरू हो ये? ये जब से आप ला रहे हैं पाकिस्तान से, मैं 78 साल की बात करता हूँ ना हमेशा, तो आपको जो मैदान में आया, इमरान खान जब वज़ीर आज़म बना तो मैदान में आ गया ना। पहले तो वो गेम हो रही थी, उसको लाने के लिए 2014 के धरने कराए गए, सब कुछ हुआ ना, लॉन्च किया गया 11 में, मतलब ठीक है, प्रॉपर लॉन्च किया जब गया। आप किसी एक को कहेंगे ना तुम हो तुम नहीं, ये सारे एक इक़्तिदार के चक्कर में। इमरान खान बहुत अच्छे हैं जी, बड़ी तहरीक चला रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज से जेल काट रहे हैं, लेकिन बात किससे करना चाहते हैं? कि जी इख्तियार उनके पास है, भाई क्यों बात करना चाहते हैं? सही बात। आप कहें कि जी मैं सारी रंजिशें को बुला के मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, अगर तुम बैठते हो कि कुछ तय करें आइंदा के लिए। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा ये बैठ के आरिफ अलवी साहब ने वो जब रूल्स बना रहे थे नए इलेक्शन के नवाज शरीफ दौर में, जिस दिन फाइनल साइन करने थे कि नया इंतखाब कैसे होगा, सब कुछ होगा, आरिफ अलवी ने कहा भाई परवेज़ रशीद को, आरिफ अलवी उसमें बैठते थे, सेनेटर दूसरे थे, मैं अभी नाम जहन में आ जाएगा, उन्होंने परवेज़ रशीद से कहा भाई हम, हाँ शिबली फराज ने, आज हमें बाइकाट का ऑर्डर आ गया, अब हम साइन नहीं करेंगे, और उठ के चले गए। अच्छा, मुसलसल कमेटियां करते रहे, मैं नाम ले रहा हूँ, आप पूछने, दोनों बैठे हैं, परवेज़ रशीद भी और वो भी। सर इमरान खान साहब कहते थे मुझे तो बजट पास कराना हो या कुछ कराना हो, मेरे तो बंदे पूरे नहीं होते तो लाए जाते थे। हाँ तो वो, ये तो अपने मुंह से कह चुके हैं। वो कहा कब? अपने हाँ, नहीं, जब वजीर आजम थे तो कहते थे जब जरूरत फौज नहीं मेरी थी बात तब कहा मानती, ना, जब जरूरत खत्म हो फौज गई। मेरी बात मानती है, मेरी खारजा पॉलिसी चला रही है, मेरी मिलिट्री डिप्लोमेसी है, मुझे सब पे सपोर्ट करते हैं, इससे अच्छा चले मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद। इसारा ने साहब ये बता दें 27वीं के बाद 28वीं 29वीं में क्या आने जा रहा है? देखिए मेरी जाती राय ये कि पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में कोई 250 तरमीम एक ही दफा ले आई है, और ये 5 साल कुछ ना करें, सुबह से लेकर शाम तक तरमीमें मंजूर करते रहें। मेरे भाई को भी अब इस तरह कुछ मिलना चाहिए, मेरे चचा का एक कज़न है उसे ख़तरा महसूस होता है, उसके लिए कोई हमें प्रोटेक्शन तैयार करनी है। देखिए मेरा कारोबार है, इसकी तरफ कोई आंखें ना उठाए, तो इसके लिए कोई हमें मेरा ख्याल है ये कर लेना चाहिए। अच्छा चलें, ये तो वो जिनको करना होगा वो कर भी लेंगे। मुझे एक बात बताएं, ये 2 इस्तीफे आ गए, अब कहा यह जा रहा है कि शायद मजीद इस्तीफे आएंगे, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ भी कुछ लोगों की नजरें हैं, क्या कोई वकला तहरीक चलेगी? मेरी इतलात तो यही है कि वकला तहरीक की तैयारी हो रही है, और दूसरी तरफ आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को जो तो है उनका भी इजलास था, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। तीसरी तरफ KPK के अंदर भी तैयारी हो रही है। वो कह रहे हैं बड़ी तहरीक से लग रहा है कि चीज़ें जो है वो इमर्ज हो रही हैं। देखें जी, मैं किसी भी सियासी तहरीक के हक़ में, आप उसे सियासी अंदाज से चलाएं, आप उसमें कफन ना बंधवाएं, आप उनमें कब्रें ना बंधवाएं, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 9 मई ना करें, आप 26 नवंबर ना करने आए। वकला तहरीक का पूछ रही हूं। मैं सब सियासी तहरीकों में वकला के बगैर चलती भी नहीं, वकला भी तो गेमर ही रहे ना। बात यह है कि वकला क्यों नहीं निकले अब तक? 26 में भी तो हो गई, सारे पेश हो रहे थे, और अब तो जब बड़ा सुना था हम 26 से यानी तरमीम पास नहीं होने देंगे। ये मंडे को जब अगर अदालत लग गई, क्योंकि रजिस्ट्रार और वो तो लग गए हैं केसेस में जाने में, जिस दिन लगेगी मैं मानूंगा तब जब ये जो वकला तहरीक चला रहे हैं ये पेश नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। नहीं वकला से मुराद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये कोर्ट जो में अतर मिनल्ला निकले हैं। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं, कुछ करेंगे, लीड करेंगे। मजा तब आना है कि जब ये बड़े लॉयर जो सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में शामिल हैं, ये इन कोर्ट्स में पेश ना हो, ये कहें जी हमारी फीस जाती है, जाए हम नहीं जाएंगे। अच्छा, जरा थोड़ा सा सहारा तो लेना पड़ेगा ना अपने। हाँ। जो घर बैठेंगे या सड़कों पे आएंगे? नहीं, ये देखें, ये जब अदालत में बैठे थे तब भी सड़क का ही काम कर रहे थे, ये जब रिजाइन दे रहे थे तब भी सड़क का ही काम कर रहे थे। इन्हें आना चाहिए खुल के, वो गुड टू सी यू, फॉलोइंग सालाना, और वो मुकम्मल यकसुई से जो इंसाफ दिया मखसूस नशिस्तों में मंसूर अली शाह साहब ने, तो इनको आना चाहिए ना, अब लीडर बने, हार पहने और नहीं वो लेके आना चाहिए PTI को, भाई जिनके लिए काम कर रहे थे अदालत में बैठ के। वो तो इसार राना साहब कह रहे हैं कि वो होना चाहिए। देखे ना, तभी तो खुलेंगे ना, कि आए तो सही ना सामने। पहले तो पर्दों के पीछे थे ना सारे के सारे, खतूत लिख के। मजीद इस्तीफे आ रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा कि वो कुछ लोग जो लाहौर से रिपोर्ट करते हैं और अच्छे रिपोर्टर हैं, वो कह रहे थे 2 मीटिंगें हो चुकी तो फैसला नहीं कर सके। ये तो आज हम यहाँ पे भी था कि ये भी गए थे और जजों के पास सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा तुम भी रिजाइन ना करो। तो अभी देखें, ये तो वक्त बताएगा ना कि कितने जज और आते हैं, कि कितने, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ जजेस जब उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो पोजीशन लेंगे कि हम नहीं ट्रांसफ़र होते, तो हम उस वक्त छोड़ देंगे।
अब ये पता चलेगा, मुस्ताफी तस्वुर होंगे नहीं, लेकिन हमें तो पता चलेगा ना जब गवर्नमेंट जुडिशल कमीशन बुलाएगी, वो कहेंगे कि हम आपके ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो आगे से अकड़ेंगे कि हम नहीं जाते, हम फेस करेंगे जो उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर उनका फैसला होगा। तो ये मुझे और आपको सबको हमें पता चलेगा ना। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा इसारा राना साहब, आखिरी आपके कमेंट लूँगी इस पे कि एक जो खबर आज फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट का कि सरकारी मशीनरी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पे मुकम्मल पाबंदी है। अब पीटीआई क्या करेगी? जब वो आती है तो हमने देखते हैं कि वो पता नहीं क्या क्या उनके साथ आ रहा होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ तो यहीं छोड़ छोड़ के वो भाग भी जाते हैं। तो उनकी बड़ी क़ुव्वत नहीं थी जब रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है ये इसी तरह का फैसला लाहौर हाई कोर्ट से भी आना चाहिए कि अपनी ज़ाती प्रमोशन के लिए सियासी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी। मगर ये सेटबैक है पीटीआई के लिए। नहीं, पीटीआई के लिए कौन सा गुड लक कौन सी है? सेटबैक ही है सारे। कौन सा काम है जो पीटीआई के फायदे में या हक में जा रहा है? पूरा माशाल्लाह सिस्टम जो है वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि पीटीआई को सेटबैक देना है, बाकी और को काम ही नहीं कर रहा है। आईनी तरमीमें करा लें आप, उनके सामने रख के एक बंदे को जो जेल में बैठा हुआ है उसको सामने रख के हो रही हैं, अदालतें फैसले कर रही हैं एक बंदे को सामने रख के जो जेल में बैठा हुआ है, तो पार्लियामेंट काम कर रही है एक बंदे को देख के जो जेल में बैठा हुआ है। तो केड़ा काम है जो पीटीआई के फायदे च हो रहा है? तो वो तो कोई सेटबैक वाली बात नहीं है। तहरीकें जो है अदालतों के हुक्म से नहीं चलती। चले मैं प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म करूंगी। आमिर इलियास राना साहब ऐड करना चाह रहे हैं। हमारे भाई बड़े अच्छे अंदाज से बात कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट से भी एक फैसला आना चाहिए। हाँ। या सुप्रीम कोर्ट यही सहूलतकारी इमरान खान के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ मार्च 22 में कर चुकी हुई है, मार्च 18 में, जब उन्होंने कहा इश्तिहार में कोई तस्वीर नहीं आएगी और अब आप आइंदा इश्तिहार भी नहीं देंगे। यानी 5 साल गवर्नमेंट्स पूरी कर रही हैं तो आप अपना बताते हैं लोगों को कि हमने ये काम किए। वो सहूलतकारी इमरान खान के लिए थी कि बैन कर दें, अताउल्लाह कासमी को सजा दे दी, फलाने को ये कर दिया। तो ये सहूलतकारियां सुप्रीम कोर्ट बाकायदा बैठ के बेंचेस में पब्लिकली करते थे। तो ये हिस्ट्री कोई आज नहीं आती। मैं तभी तो कहता हूं कि ये काम यूं ही सर्कल में घूम रहा है, ये बिल्कुल बात नहीं आते। ये जजेस यही धंधा करते हैं। अब ये सहूलतकारी रुक जाएगी? कैसे रुकेगी? और अब तो अभी भी नहीं रुकेगी। कैसे रुकेगी? गंदा हो गया ना। रुकेगी कैसे? मुझे बताएं ना। अभी भी नहीं रुक सकती। आप कैसे उसको रोक सकते हैं? आपने 78 साल में रोक नहीं नादिया, ये जो धंधा है अब ये बिल्कुल ही गंदा हो गया है। पहले धंधा था, अब ये धंधा बिल्कुल ही गंदा हो गया है। कमाल है, इनको कोई शर्म ही नहीं है। साकिब निसार साहब जो पब्लिकली बैठ के सारी जिंदगी के लिए नाअहल, आओ मेरे पास लाओ केस हम सुनेंगे, ये सारे जजेस वही थे जो लिखते थे फलाने फिलासफर खलील जिब्रान के कॉल लिख के और अपने लिए कभी एक्सटेंशन मांगते थे और कभी हमारे सदर मांगते थे, और जब नहीं देते तो 22 नवंबर को 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन का लगा अपनी गलती की तस्दीक कर भी लेते हैं। ये बहुत अच्छे कारपेट दे के जब जज बैठते थे, खोसा साहब सीनियर मोस्ट जज कहते थे मैं 7 से 8 केस सुनूंगा मैक्सिमम, और फिर जब चीफ जस्टिस बने तो 3-4 केस सुनते थे। सर बात भाई आपको इतनी तनख्वाहें देते हैं, आप केसेस निपटाएं ना। आप मुझे नाउम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। पहले किसी की होती है, अब किसी की होगी। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह से तो बंदा रखता है ना उम्मीद। हाँ, अल्लाह से रखना उम्मीद एक अलग बात है, अल्लाह आसरे ही चल रही है चीज़ है। लेकिन बात यह ना कि अगर हमने ये सब इदराक है कि ये सहूलतकारी होती थी, तो क्या अब ये सहूलतकारी रोकने के लिए हमने कुछ किया? नहीं, किसने किया? वो सहूलतकारी बैठ के जज लेटर लिख के करते रहे हैं ना, अब भी कर रहे हैं, जाते हुए भी कर गए। आप किसको बदले? वजीर आजम के तैयारे में जो फरार होके जाता है और वजीर आजम के तैयारे में वापस आता है, उसके तैयारी के लैंडिंग से पहले उसकी जमानत हो गई होती है और कह दिया गया था कि आपको टीए माजी के सारे मिला के मिलेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, हो रही है बेहतरी हो गई है। वो जज साहब थे ना, दुम दबा के भागे, एजाजुल हसन साहब सुप्रीम कोर्ट में थे। मैं उस वक्त उनको कहता था कि ये काम वो सहूलतकारी का कर रहे हैं। उन्होंने चेयरमैन नैब को धमकी, इम्तियाज ताजवर डिप्टी चेयरमैन को अपने पास बुला के लाहौर में कहा कि मैं तौहीन अदालत लगा दूंगा और उसको सुने बगैर सजा दे दूंगा। उसे कहो ये जो जेआईटी की फाइलें हैं इनको खोलना नहीं, इनके ऊपर फॉरवर्डिंग लेटर लगाएं। और ये मैं बात आज नहीं कर रहा कि वो चले गए, ये बात मैं रिकॉर्ड पे उस वक्त कहता रहा। करती अगर आप मुझे कहते हैं कि ये सहूलतकारी अब नहीं होगी, माजी का हिस्सा थी। लेकिन बहरहाल अगर आप ये कह रहे हैं कि सहूलतकारी अभी भी जारी रहेगी, सिर्फ चेहरे बदल गए, काम वही रहेगा, तो हम अच्छे की सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। वो कह रहे हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है और नाउमीदी कुफ्र है। बहुत शुक्रिया इसार राना साहब आपका भी, पाशा साहब आपका भी, आमिर इलियास को भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।